ठीक है, तो सबसे पहले आप सबका लॉ एंड लाइफ फैमिली में वेलकम करता हूं। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्या कुछ देखने वाले हैं और आगे का जो हमारा मतलब पूरे जो ये कोर्स रहेगा, इस कोर्स में हम किस तरह से क्या कुछ चीजें देखने वाले हैं, इसका आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, तो इसका एक इंट्रोडक्शन आज के हमारे इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। बेसिकली इस लेक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में जो है हम क्या करेंगे कि भाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है, जेआरएफ जो है, सेट एग्जामिनेशन, इसके बारे में थोड़ा सा पहले से जान लेंगे कि आखिर ये एग्जामिनेशन क्या है। मतलब किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने से पहले उसके बारे में भी थोड़ा सा समझना होता है। उसके बाद में एक और चीज है कि हम थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। और जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा उसमें कुछ वो ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो मतलब नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद भी जब आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है तो कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमें मतलब हमने हमने हमारे खुद में करना जरूरी होता है। वो डेवलपमेंट के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि ऐसा है कि आप देखोगे कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स अभी मतलब नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई तो है, मगर कभी ऐसा होता है कि जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। जॉब सिक्योर करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन एक होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, तो ये भी इस ये वैकेंसीज को कहाँ कैसे पता करना है, ठीक है, कहाँ से मतलब ये जो भी हमारे सपोज अपना कॉलेज होता है, एलएलएम का कॉलेज है आपका, जहाँ से आपने एलएलबी किया है वो सारे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के साथ भी हमारा कैसा रिलेशंस वगैरह है, ये सारी चीजें हम हमारे इस मतलब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एग्जाम के जो डिटेल्स है, आप सब जानते हैं कि ये साल में नेट का एग्जामिनेशन हो या सेट का एग्जामिनेशन हो, इस साल में 2 बार एग्जाम होता है। ठीक है, मतलब नियर अबाउट 82 सब्जेक्ट्स में ये एग्जामिनेशन वहाँ पे कंडक्ट करता है। और हम जो बात करने वाले हैं बस लॉ सब्जेक्ट की। ठीक है, इसमें आपको 2 पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपको एक मतलब जो भी मैंने आपको बताया कि एक आपका पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब टेस्ट किया जाता है। पेपर फर्स्ट के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, हम बेसिक 2-3 लेक्चर उसमें मतलब उसके बाद में हम लेंगे, जिसमें मैं आपको बस एक गाइडेंस दूंगा कि आपको उसको उस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी अगर आप फर्स्ट पेपर में आप एप्लीकेबल का मतलब अप्लाई करोगे तो उसमें उसको आप इजीली वहां पे क्रैक कर पाओगे। मगर लॉ का जो पेपर होता है, ठीक है, जिसमें आपको 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जो आपको मतलब 200 मार्क्स के लिए वो पूछा जाएगा, तो ये हमारे लिए मतलब स्कोरिंग का बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आप देखो है कि जो भी उसमें कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब जो मैथ को छोड़ के जो ज्यादातर सवाल होते हैं, ठीक है, इसके लिए सारे के सारे लॉयर्स वहाँ पे मतलब परफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर के बारे में यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं देखना है। मतलब उसमें कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि एक टीचर को जज करने के लिए मतलब आपका इथिकल वैल्यू भी वहाँ पे जज किया जाता है। क्या मतलब एक सपोज एक टीचर कोई किसी सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करेगा, ये सारी चीजें भी वहाँ पे टेस्ट की जाती है। और इसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज के भी वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब एनवायरमेंटल लॉ के भी वहाँ पे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जो एनवायरमेंटल लॉ की कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती है, वो भी वहाँ पे ऐसे कुछ सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हमारा ये जो अभी मतलब हमने ये जो 3 महीने जो हमें जो कोर्स देखना है, ठीक है, संडे को हमें थोड़े यहाँ पे एक्स्ट्रा लेक्चर ज्यादा लेने हैं। एक्स्ट्रा लेक्चर से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट निकाला है। नियर अबाउट 24 लॉज है। ठीक है, मतलब 24 लॉज है, छोटे मोटे लॉज, इन्हें हमें यहाँ पे हमारे इस कोर्स में देखना है। ठीक है, आज मैं आपको उनका लिस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, ये लिस्ट में जो जो भी लॉज है आपको मतलब ये हर एक कोई किसी लॉ को मतलब जैसे प्रोफेशनल के बेयर एक्ट वगैरह आप खरीदते हैं, उस तरह से हर किसी लॉ को आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, इनके सारे के पीडीएफ डाउनलोड करना है। और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप इसको जो है मतलब आपके किसी भी लोकल जेरोक्स सेंटर से वगैरह इसका एक बंच बना सकते हैं। मतलब स्पाइरल बाइंडिंग में वगैरह आप उसका बंच बना सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मतलब इसमें लिस्ट में अगर आप देखोगे तो इसमें कंपटीशन एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पिनल कोड और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो ऐसे 2 लॉज हैं। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो पीएन बख्शी का जो मतलब बुक है, ऐसे ये बड़े लॉज के लिए आप अपना प्रोफेशनल का बेयर एक्ट वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको पीएम बख्शी का वो हैंडबुक वगैरह आप वहाँ पे खरीदना है। मगर बाकी के जो छोटे लॉज है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस है। ठीक है, उसके बाद में लोकपाल लोकायुक्त का एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इंफॉर्मेशन ऑन टेक्नोलॉजी का एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है,
डिजाइन का एक्ट है और जियोग्राफिकल इंडिकेशन का एक्ट है। ठीक है, ऐसे मेरे लिस्ट में ऐसे 24 लॉज हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड मोटर व्हीकल एक्ट, ये ऐसे 24 लॉज को जो है हमें हमारे यहाँ पे सिलेबस में देखना है। मतलब श्योर पार्ट में, जैसा मैंने आपको बताया कि नेट एग्जामिनेशन को हमें जब मतलब स्कोरिंग के बारे में जब हम सोचते हैं, ठीक है, एक और चीज होता है, जैसे आप यूपीएससी के बारे में जब आप बात करते हैं तो मतलब हमारा नॉलेज कैसा होना चाहिए। ठीक है, आपका नॉलेज मतलब जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। ठीक है, हर किसी सब्जेक्ट का आपको छोटा मोटा मतलब उसमें एक आइडिया होना चाहिए। इस तरह का नॉलेज हमें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए होना चाहिए। मतलब आपको कोई भी सवाल जो है एकदम से ऐसे बेस पकड़ के मतलब ऐसे नहीं पूछेंगे, एक जनरलाइज आइडिया आपको उस टॉपिक का होना चाहिए। आपके अगर सिलेबस में मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस में आप अगर आप जूरिस्प्रूडेंस की अगर आप बात करोगे तो जूरिस्प्रूडेंस में मतलब ये जो सारे कंसेप्ट है, मतलब स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है, लॉ एंड मोरालिटी का कंसेप्ट है, मतलब उसमें कुछ जूरिस्ट के बारे में हमें देखना पड़ता है। ठीक है, या फिर कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, लीगल पर्सनैलिटी के बारे में है। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही सिलेबस है। सेट एग्जामिनेशन के लिए भी यही सिलेबस है और यूजीसी नेट के लिए भी यही सिलेबस है। ठीक है, दोनों के दोनों एग्जामिनेशन का सिलेबस सेम है, एग्जामिनेशन का स्ट्रैटेजी सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, मतलब जब भी यहाँ पे अपडेट होता है, यूजीसी नेट का सिलेबस अपडेट होता है, सेट के वेबसाइट पे वही सिलेबस को फिर से अपलोड किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। मतलब सेट के बारे में, सेट को बहुत बार सेट एग्जामिनेशन थोड़ा सा उसके बारे में कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है। मतलब कई बार सेट एग्जामिनेशन को बंद करने की भी बात की जाती है, ताकि मतलब नेशनल लेवल पे एक मतलब क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। जब भी आपको मतलब क्वालिटी मतलब हायर एजुकेशन अगर जब आपको मेंटेन करना है तो आपको एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे यूपीएससी में जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो हम ऑल इंडिया सर्विसेज की तरह मतलब जिस तरह से एग्जाम लेते हैं उसी तरह का एक ही ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होना चाहिए, ऐसे बोला जाता है। मगर सेट एग्जामिनेशन में आप देखोगे फिर भी कुछ स्टेट में अभी भी ये चल रहा है। तो तो ये सेट वाले जो है ये हमेशा क्या करते हैं कि भाई हम आपसे कुछ अलग नहीं लेते हैं, हम आप ही की तरह करते हैं। इसका ये मतलब जो भी ये दिखा सकते हैं, जिस तरह से दिखा सकते हैं, ये वो हमेशा वहां पे मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, इसलिए इनका सिलेबस कभी भी यहाँ पे बदलाव नहीं होता है। और पैटर्न को भी जितना जिस तरह से नेट वाले क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार के क्वेश्चन जो है सेट के पेपर में भी आपको वहां पे दिखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे जूरिस्प्रूडेंस में, तो ये जूरिस्प्रूडेंस के जो सारे कंसेप्ट है इसको आप अनश्योर पार्ट में हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या सवाल आएंगे और किस जुरिस्ट के बारे में पूछा जाएगा, ये ना ही मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, या आप भी कितना भी पढ़ोगे तो आप यहाँ पे मतलब ज्यादातर हम ये नहीं समझ पाते। तो इसका जो आपका स्ट्रैटेजी रहना चाहिए जूरिस्प्रूडेंस का, स्ट्रैटेजी आपका कैसा होना चाहिए कि जब आप मतलब कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी को आपको समझना है, ओनरशिप के कंसेप्ट को आपको समझना है, पोजेशन के कंसेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, मतलब जो लायबिलिटी का काम किया है ये आपको वहां पे समझना है। मगर ये समझने के बाद में जब आपको सवाल पूछे जाते हैं तो एक लीगल सेंस जो होता है हमारा, ठीक है, मतलब ज्यादातर पढ़ने के बाद में, लॉ पढ़ने के बाद में एक लीगल सेंस वहां पे जो डेवलप होता है, उस लीगल सेंस को अप्लाई करके हमें उस सवालों के आंसर देने हैं। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, आप कुछ गलत सवाल लिखोगे तो आपका मार्क कम हो जाएगा, इस तरह से वहां पे नहीं होता है। तो हर चीज को, हर एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। और हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त जैसा मैंने आपको बताया कि जैक ऑफ ऑल एंड नन, मास्टर ऑफ नन, किसी भी सब्जेक्ट में आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जब आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में मतलब एग्जामिनेशन के बारे में बोलते हैं तो आप जैक ऑफ ऑल होने चाहिए एंड मास्टर ऑफ नन होने चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जब आप नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके अपना डिग्री ये क्वालिफिकेशन लेके जब आप जाते हो तो वहां पे आप जैक ऑफ नन होगे तो भी चलेगा, मगर मास्टर इन वन होने चाहिए। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपर्ट होने चाहिए या फिर आप क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्ट होने चाहिए, किसी भी एक सब्जेक्ट में आप मास्टर होने चाहिए। वहां पे आपका वहां पे नॉलेज वहां पे ज्यादा होना चाहिए। मगर एग्जामिनेशन के लिए अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो जैक ऑफ ऑल एंड नन ऑफ मास्टर इन नन, इसका मतलब क्या है, अगर आप जूरिस्प्रूडेंस में आपका सारा एनर्जी यहाँ पे खर्च करोगे, ठीक है, तो आप बाकी के सिलेबस वहां पे पढ़ ही नहीं पाओगे। जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सिलेबस है जिसमें आप कितना भी स्कोरिंग करना चाहोगे। ठीक है, तो सपोज इसमें मतलब अगर आप इसका मतलब पीछे का रेशियो अगर आप देखोगे तो 7 से 10 सवाल इसमें पूछे जाते हैं।
ठीक है, 7 से 10 सवाल पूछेंगे। उसमें से आपको आप कितना भी प्रयास कर लो, आपको 4 या 3 सवाल उसके आपके चले जाएंगे। ठीक है, आप कितना भी स्कोरिंग करने का प्रयास करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मार्क इसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, कितना भी आपने जूरिस्प्रूडेंस का स्टडी क्यों ना किया हो। इवन आपके कॉलेज के जो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी, अगर आपको उन्हें भी अगर आप एग्जाम देने के लिए बोलेंगे, जिन्होंने पिछले 15 साल से 20 साल से जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया है, वो भी उसमें पूरा का पूरा कवर मतलब स्कोरिंग वहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये आता ही है नॉन स्कोर पार्ट में। ठीक है, उसके बाद में जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में देखते हो, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हर एक हेडिंग जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब आपको नेट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, बस ऐसे बेरक उठा के पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको हर एक हेड में यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी मतलब किसी भी मतलब जो जून का नेट का पेपर निकालोगे, दिसंबर का पेपर निकालोगे, तो उसमें अगर आप उसका एनालिसिस करोगे, तो जुडिशरी के ऊपर कितने सवाल आए हैं ये आप अलग निकाल सकते हो। यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर कितने सवाल आए हैं ये आप अलग निकाल सकते हो। प्रियम्बल के ऊपर कितने सवाल आए ये आप अलग निकाल सकते हो। मतलब इस प्रकार से भी आप जो है वहां पे मतलब एनालिसिस करने के बाद में आप यहाँ पे इस तरह से सवाल आप वहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं हेड्स के अंतर्गत जो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन सब्जेक्ट को वहां पे पढ़ना है। ठीक है, जैसा अगर आप यहाँ पे मेरे पास 2019 का मतलब एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखेगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर वहां पे एक सवाल पूछा गया था, जुडिशियल रिव्यू का जो है उसके ऊपर एक सवाल पूछा गया था, डीपीएसपी के ऊपर एक सवाल पूछा गया था, प्रियम्बल के ऊपर एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये जुडिशरी जो है इसके ऊपर 2 सवाल पूछे गए थे। 2019 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर 2019 के बारे में। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ के बारे में अगर आप वहां पे देखोगे तो एक सवाल वहां पे पूछा गया था। तो मतलब जब भी आप एनालिसिस पीछे वाले पेपर का कर रहे हो, तो वहां पे आपको दिखेगा कि इन्हीं हेड्स के अंतर्गत वहां पे क्या किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। तो इनको हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है। प्रियम्बल अगर आप हमें ऐसे पढ़ना है कि प्रियम्बल के ऊपर कुछ भी पूछेंगे, ठीक है, तो वो सवाल हमारे नोट्स में होना चाहिए, वो उस सवाल को हम वहां पे जानने चाहिए। तो इस तरह से हम इस प्रियम्बल का प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में भी होगा, या फिर ये भी जो भी यहाँ पे हेड्स आपको दिख रहे हैं, इमरजेंसी प्रोविजन, जुडिशरी के प्रोविजंस, ठीक है, या फिर सर्टन स्टेट का स्पेशल स्टेटस के बारे में जो प्रोविजंस है, मतलब जम्मू कश्मीर का हो गया, इवन हमारे महाराष्ट्र स्टेट को भी स्पेशल स्टेटस है। ठीक है, तो ये स्पेशल स्टेटस के भी सारे के सारे प्रोविजंस हमें इस तरह से करने हैं कि भाई कुछ भी पूछो तुम, कितना भी मतलब केस लॉ जब पूछते हैं तो ऐसे कहीं से भी उठा के केस लॉ नहीं पूछते हैं। जो बहुत ही लैंडमार्क केस लॉज हैं वही केस लॉज वहां पे पूछे जाते हैं। तो ये लैंडमार्क केस लॉज का जो लिस्ट है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बस कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने से नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो भी हमें वहां पे देखने होते हैं। तो वो भी हम वहां पे हमारे नोट्स में वहां पे नोट डाउन करने वाले हैं। ठीक है, तो नोट्स आपको पीडीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो भी यहाँ पे हम क्लास में जिस तरह से मतलब रेगुलर क्लासेस में आप बैठ के डिस्कशन करके जब जो भी पढ़ते हो, उसी तरह से हम हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे, इस पॉइंट को वहाँ पे डिस्कस करके उसका नोट्स वहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो ये एक आपका सेकंड चैप्टर हो गया। अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मतलब आज तक के भी अगर आप सवाल मतलब पीछे के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे हम, तो बहुत ही मतलब जो भी बहुत ही लैंडमार्क जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, ठीक है, मतलब जब भी हम मतलब दिल्ली लॉ का केस अगर आप देखोगे 2-3 बार 4 बार पूछा है दिल्ली लॉ का केस। सेट एग्जामिनेशन में भी अगर आप देखोगे तो बहुत बार ये केस लॉ पूछा है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कुछ ऐसे सब्जेक्ट होता है जिसमें ज्यादातर डीप में कोई नहीं जाता है, एग्जामिनर कोई भी कहो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको बस ऊपर ऊपर जो भी ज्यादा चर्चा में होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, उन्हीं के ऊपर आपको वहां पे सवाल पूछे जाते हैं। रूल ऑफ लॉ हो गया, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर अब बस आपको जुडिशियल रिव्यू के ऊपर हो गया, ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बस आपको सवाल पूछेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये जो आपको हेडिंग दिख रहा है, इसी हेडिंग के ऊपर हमें वहां पे मतलब अच्छे से प्रिपेयर करना है। कुछ केस लॉज इसमें भी लैंडमार्क है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, वो केस लॉज हमें यहाँ पे देखने और नोट डाउन भी करने हैं। उसके बाद में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है, इसके बारे में भी अगर आप देखोगे, ये भी एक ऐसा पार्ट है, मतलब अनश्योर पार्ट आप जिसको कह सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ में एक नियर अबाउट 20 केसेस ऐसे हैं, ठीक है, जो केसेस हमेशा चर्चा में रहते हैं। ठीक है, मतलब कहीं पे भी अगर आपका लॉ कॉलेज का भी एग्जाम हो, या फिर आपका मतलब कहीं पे भी इंटरनेशनल लॉ जब किसी सीईटी के लिए होता है, सपोज एलएलएम सीईटी के लिए भी अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे भी ये इंटरनेशनल लॉ का जो कुछ केस लॉज हैं, वो केस लॉज वहां पे चर्चा में होते हैं। उन 20 केस लॉज को हमें वहां पे देखना है
और बाकी जो इंटरनेशनल लॉ है इन कंसेप्ट को बस समझना है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का डेफिनेशन वगैरह क्या है, ठीक है, मतलब ओपेनहेम की डेफिनेशन क्या थी, उन्होंने बाद में डेफिनेशन में चेंज क्यों किया था। ठीक है, मतलब ये डेफिनेशन का कंसेप्ट वगैरह एक बार हम समझ लेंगे। उसके बाद में सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है ये हम समझ लेंगे। ठीक है, कस्टमरी सोर्सेस मतलब क्या है, ये सब हम वहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे ये रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स का कंसेप्ट क्या है ये हम समझ लेंगे। मतलब इसमें डी फैक्टो रिकॉग्निशन होता है, डी जूरे रिकॉग्निशन होता है। डी फैक्टो रिकॉग्निशन हो तो ये मतलब परमानेंट होता है या उसको निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के रिकॉग्निशन हम यहाँ पे समझ लेंगे। अभी ये रिकॉग्निशन हम समझ लेंगे, रिकॉग्निशन के जो भी टाइप्स है ये हम समझ लेंगे। मतलब कुछ एग्जांपल्स के तौर पर हम जैसे चाइना का वगैरह एग्जांपल लेंगे। चाइना मतलब एक ऐसा कंट्री था जिसको इंडिया ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। कम्युनिस्ट नेशन था, उसको कोई भी रिकॉग्नाइज करने के लिए राजी नहीं था। अमेरिका जैसे नेशन तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बोली, मतलब रिकॉग्नाइज करना ही नहीं चाहते थे। फिर भी इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन हु रिकॉग्नाइज द चाइना। ठीक है, और उसको सीधा डी डी जुरे रिकॉग्निशन दिया था। तो ये ऐसे कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे बस समझ सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कितना भी एनर्जी आपका डालोगे तो भी इसमें मतलब यूजलेस रहेगा। मतलब नेट एग्जामिनेशन की दृष्टि से अगर आपका इंटरनेशनल लॉ ही आपका मतलब एलएलएम ही आपने इसी में किया है तो आपको तो इसको बहुत बढ़िया वहाँ पे करना पड़ेगा, मतलब इंटरव्यू के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि दो तरह की स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पे फॉलो करनी होती है। जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अभी आपने एग्जाम पास नहीं किया है तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको स्कोर करने, मतलब आप किस तरह से स्कोर कर सकते हैं इसी के बारे में बस आपको यहाँ पे सोचना है। इंटरनेशनल लॉ में अगर आप बुक निकाल के उसको पढ़ते रहोगे तो कितना भी पढ़ोगे तो ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, और इतना पढ़ने के बावजूद भी जब आप एग्जाम में बैठने के लिए जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि कुछ अलग अलग चीजें ही पूछी हैं। ठीक है, इसको भी आप इसमें मतलब कितना भी स्कोरिंग आप इसमें करना चाहो, आप ज्यादा स्कोरिंग इसमें नहीं कर सकते। मतलब आधा 50% मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं ज्यादा ये करने के बाद। तो इसमें जो भी लैंडमार्क चीजें हैं जो जरूरी है, मतलब इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर्स को ही ये पेपर बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सेट के पेपर हो या फिर नेट का पेपर हो या फिर किसी एलएलएम के सीटी का वगैरह पेपर हो, ये पेपर कोई भी एक अकेला टीचर नहीं बनाता है। ठीक है, हर एक स्पेशलाइजेशन के टीचर को ये सब सब्जेक्ट वहाँ पे उनमें डिवाइड किए जाते हैं और हर कोई वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सेट्स बना के देता है। इंटरनेशनल लॉ के सेट्स बना के देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सेट्स बना के देंगे। क्वेश्चन पेपर को आईडी दिया जाता है और बाद में उसको शफल करके वहाँ पे पेपर आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लॉ वाले जो प्रोफेसर ही बनाएंगे, तो प्रोफेसर लोग क्या पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते हुए क्या पढ़ाते हैं, जो भी मतलब रिकॉग्नाइज चीजें हैं, जो भी मतलब कॉमन मतलब ज्यादा फेमस चीजें जो जो फेमस केस लॉज वगैरह जो है इसमें, मतलब कुछ केस लॉज ऐसे है जिसमें लॉ पॉइंट आया था। इंटरनेशनल लॉ केस लॉज से भी डेवलप होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऐसे केस लॉज है जिसमें ये कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ डेवलप हुए थे, उन केस लॉज का लिस्ट हम यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे है लॉ ऑफ क्राइम्स। ठीक है, ये नीचे ह्यूमन राइट का मतलब कुछ चीजें हैं। ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के एक मतलब इसमें ज्यादातर सवाल जो है मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है। ठीक है, कन्वेंशन इकोनॉमिक के बारे में का जो कन्वेंशन है और सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बीच का जो कन्वेंशन है, मतलब जिसको इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, 3 कन्वेंशन को मिला के इसके ऊपर वहां पे सवाल जहाँ ज्यादातर पूछे गए हैं। आप देखोगे मतलब मैंने जो मतलब वहाँ पे जो 24 लॉज का लिस्ट बनाया है उसमें वहाँ पे इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स का एक पॉइंट है। तो वहाँ पे आपको ये तीनों के तीनों जो कन्वेंशन है इसको आपको डाउनलोड करना है और ये डाउनलोड करके उसको आपको मतलब वहाँ पे उसको आपको जेरॉक्स करना है। ठीक है, मतलब आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं इसके ऊपर आपको हर किसी का बेरेट लेके आपको इसके ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मगर आपके पास कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे मतलब हार्ड कॉपी होना चाहिए। अगर आपके पास ये मतलब आप बस मतलब आपके नोट्स में नोटबुक में तो रहने वाला है, हर एक लॉज को हम डीप में वहाँ पे देखने वाले हैं कि जो भी एमसीक्यूज उसके ऊपर पूछे जा सकते हैं वो हर एक एमसीक्यू वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 24 लॉज को डीप तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मगर फिर भी उसका बेयर टैक्स भी हमारे पास होना चाहिए और बेयर टैक्स जो है उसके लिए खर्चा करने से अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपके सिटी में जहाँ कहाँ पे ये जेरोक्स में मतलब ज्यादा जेरोक्स अगर आप लोगे तो वो कम रेट में देते हैं, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे बाइंडिंग करके उसको आप एक बाइंडिंग आप नेचर आप बना सकते हैं। क्योंकि उसके ऊपर आपका मतलब जो बेयर एक्ट रहेगा, सपोज आप मतलब हिंदू मैरिज एक्ट जब आप उसके आपके पास बेयर एक्ट रहेगा तो उसके ऊपर मैं आपको जो भी चीजें आपको बताने वाला हूँ तो आपको उसको वहाँ पे अंडरलाइन करा है, उसको मतलब काट छाट करना है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको वो बेयर एक्ट दिखेगा। ठीक है, उसको भी मैं आपको वहाँ पे मतलब मार्क करने वाला हूँ, तो वो मार्क आपको आपके बेयर एक्ट में वहाँ पे नोट डाउन करना है। ठीक है, हर चीज का नोट्स लेना है,
मतलब इतना भी नहीं करना है, मतलब इतना भी प्रिपरेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास बस वो आपका बाइंडिंग का वो ये होना चाहिए, और उसके ऊपर साइड में अभी आप जेरोक्स निकालोगे तो क्या होता है कि उसके साइड में बहुत जगह होता है। ठीक है, जहाँ पे आप अपना नोट्स वगैरह रनिंग में वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो उसमें कुछ मतलब जो सवाल इसमें नेट एग्जामिनेशन ने पहले पूछे थे, वो भी मैं आपको वहाँ पे बताता रहूंगा कि ये यहाँ पे ऐसे सवाल पूछा था, तो आप वहीं पे वैसे उस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जामिनेशन के बारे में एक होता है कि जब आप हम सारा का सारा सिलेबस देखते हैं तो एक सबसे पहली चीज होती है कि हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपको लगता ही नहीं कि आप ये कर पाओगे तो आप ये इतना सारा सिलेबस को आप देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये उसी प्रकार से करना है। एक डिफाइंड आपका अगर मतलब बाइंडिंग रेडी होगा और उसमें आपने सारे के सारे उसको अंडरलाइन मार्किंग वगैरह किया होगा, तो नेट एग्जामिनेशन को जाने से पहले जो है मतलब 1-2 घंटे पहले आप पूरा का पूरे ये 24 लॉज है उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये चीज बहुत जरूरी होती है। ठीक है, हर कोई भी मतलब जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है, हमारे ह्यूमन माइंड को कुछ लिमिटेशंस वहां पे होता है। ठीक है, हर चीज हम अपने आप से मतलब कोई भी ऐसे याद नहीं रख सकता। आज आज हमने पढ़ाया है, ठीक है, तो सारा का सारा आपको बस याद रह जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे भी याद नहीं रहता, ये 24 लॉज में आपको पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे मुझे याद है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मगर हमने जो नोट्स बनाए होते हैं, ठीक है, वो नोट्स अगर आप वहाँ पे कुछ ना आपने कुछ लिखा होता है, मैंने कुछ एग्जाम्पल कुछ कोई कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल अगर आपने वहाँ पे नोट डाउन किया है, तो जैसे ही आप वो नोट्स देखते हो तो आपको इमीडिएटली वो याद आ जाता है। ठीक है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप उसको रिवाइज करते हो, तो एक चीज ऐसा होता है कि आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो, मतलब मतलब जब आप एग्जाम को जा रहे हैं तो एग्जाम को जाते वक्त आप ये सारी की सारी चीजें आप वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। ये 24 लॉज में कुछ ऐसे लॉज रहेंगे जैसे पेटेंट लॉज है, या फिर जैसे कॉपीराइट का कुछ इनैक्टमेंट है, तो ये कॉपीराइट लॉज, पेटेंट लॉज या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये ऐसे लॉज हैं जिनके बारे में मतलब मेरे बारे में तो ऐसा होता है कि मैं हमेशा इनके प्रोविजंस वो बहुत सारा चीजें भूल जाता हूँ। तो ऐसी जो लॉज हैं इसको हमें वहाँ पे मतलब जो भी आपने बाइंडिंग बनाया है उसके सबसे पहले 1 2 3 पेजेस मतलब ब्लैंक पेजेस वहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, तो उन ब्लैंक पेजेस में हम वहाँ पे पेज नंबर्स वगैरह लिखेंगे कि इस पेज नंबर पे ऐसा कुछ है जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ। तो एग्जामिनेशन को मतलब जाने से पहले ये चीजें हम वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है। मतलब एग्जाम ने जब आपका जिस दिन आपका एग्जाम है उससे 2 दिन पहले आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। जब आप किसी सपोज मतलब ये इस तरह से इलेक्शन की तरह होता है, तो इलेक्शन के पहली मतलब जो लास्ट वाली जो मतलब नाइट होती है, तो उस नाइट में मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी कितना क्या कुछ उसका रणनीति बनाती है, इससे वो आगे वाला इलेक्शन में वहां पर उसका रिजल्ट दिखता है। उसी तरह से एग्जामिनेशन के 2-3 दिन पहले आप क्या करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें हमारा ये जो कोर्स रहेगा इस कोर्स में हमें डिसाइड करना है कि आगे लास्ट वाले 2-3 दिन में हम मुझे क्या क्या देखना है, क्या कुछ चीजें रिवाइज करनी है, और मैं कितना वहां पे मतलब परफेक्ट हो सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम के दिन तक हमें इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि 2 घंटे में मैं पूरा का पूरा ये सारा सिलेबस वहां पे मतलब रिवीजन कर सकता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लॉ में हम 20 केस लॉज देखने मतलब उसके नोट डाउन करेंगे 22 केस लॉज। जब आप ये 22 केस लॉ जो है ये 3 महीने में बार बार रीड करेंगे, ठीक है, तो आखिरी के दिन में आप 2 दिन में मतलब 2 घंटे में भी ये देख लोगे तो आपको सारे के सारे केस लॉज याद रहेंगे। केस लॉज को थोड़ा सा उसके मतलब उसमें स्पेशल क्या था, केस लॉज में उसका आउटकम क्या था, ये चीजें देख के हम केस लॉज को भी वहां पे क्या करने वाले हैं, मतलब याद रखने वाले हैं। कुछ ट्रिक्स से वगैरह बना के इस तरह से हम इसको याद रखने वाले हैं। या फिर ये लॉ ऑफ क्राइम में वगैरह आप देखोगे, ये लॉ ऑफ क्राइम, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये तो बस मतलब आपको 100% याद रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे लॉज हैं जो हमारे डेली यूजेस में भी आते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जुडिशरी के बैचेस में भी हैं, तो ये इनके बारे में तो आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर जो लॉज ऐसे हैं जैसा मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, पेटेंट एक्ट, ऐसे लॉज को आपको बार बार देखना पड़ेगा। मोटर व्हीकल एक्ट भी आप देखोगे, एक और स्ट्रेटेजी है यहाँ पे। तो मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, या कंपटीशन लॉज हो गया, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी हो गया, या फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। ये कुछ लॉज ऐसे हैं, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये जो आपको लिस्ट दिख रहा है, क्या आपको लिस्ट दिख रहा है? ये बेर एक्ट का कोड जो लिस्ट जो मैंने बनाया है, इज इट विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये
तभी ये अभी ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पिनल कोड जो है, इनमें भी स्पेसिफिक चीजें बताई है कि मतलब क्या हमें वहां पे देखना है, मगर ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है पूरा का पूरा आपको नहीं देखना है। ठीक है, मतलब आप सिलेबस में अगर आप देखोगे यहाँ पे, जस्ट मिनट, आपको अभी सिलेबस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको मोटर व्हीकल एक्ट दिख रहा है, ठीक है, इसमें नो फॉल्ट लायबिलिटी क्या है, ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, क्लेम्स एंड ट्रिब्यूनल्स क्या है, ठीक है, बस इतना ही वहां पे आपको देखना है। इससे मतलब जब भी आप पीछे वाले सवाल भी अगर आप निकालोगे तो आपको इन्हीं चीजों के ऊपर क्या किया गया है, सवाल पूछे गए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर आप देखोगे तो उसमें से जो डेफिनेशन है, कंज्यूमर राइट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, मतलब फोरम जो है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इन फोरम्स के बारे में हमें बस वहां पे क्या करना है, देखना है। इस एक्ट को अगर आप पूरा का पूरा पढ़ते रहोगे, या मतलब छोटी छोटी चीजें अगर आप देखते रहोगे, तो मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि जैक ऑफ ऑल एंड नन ऑफ मास्टर ऑफ नन। ठीक है, आपको किसी में भी मास्टर नहीं होना, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एकदम से ऐसे मास्टर नहीं होना है, वहां पे जाके आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपके दिमाग में बस एक ही चीज होना चाहिए कि मतलब जैसा मतलब परीक्षार्थी हुआ, मतलब ऐसा जो हम मराठी में कहते हैं। ठीक है, तो आपको बस वो एग्जाम मतलब परीक्षार्थी होना है। ये एग्जामिनेशन जब तक आप क्रैक नहीं करते हो तब तक आपको बस यही सोचना है कि मैं इसमें कैसे किस तरह से स्कोर कर सकता हूँ, और स्कोर करके मैं इस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक कर सकता हूँ, यही बस हमें यहाँ पे देखना है। पीछे वाले कितने भी आप क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो आपको इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर सवाल मतलब सवाल देखेंगे। डेफिनेशंस कैसा है, कंज्यूमर राइट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसा है, मोटर व्हीकल एक्ट में भी नो फॉल्ट लायबिलिटी कैसा है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कैसा है, और ये कॉम्पिटिशन लॉज में भी प्रोहिबिशंस ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो आप वहां पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, ये क्या होता है, ये कंसेप्ट आपको वहां पे बस इस लॉज में देखने हैं। ठीक है, उसके बाद में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो कुछ भी ऐसा लिमिटेड नहीं है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को जो भी सवाल, इसमें कोई भी सवाल एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। ठीक है, अगर यूजीसी के वेबसाइट पे बस इसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को सिलेबस में दिया है तो आपको ये पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखोगे तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, पुलिस का कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी का है, एजेंसी का है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको डिटेल में वहां पे देखने पड़ेंगे। इसके ऊपर जो भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है वो हर चीज आपको वहां पे कवर करना है, और ये एकदम से श्योर पार्ट में आता है। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में स्कोरिंग करना है, और इस स्कोरिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ। आपको ये दिख रहा है एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, इज द स्क्रीन इज विजिबल फॉर यू अबाउट यूजीसी फेलोशिप, ये दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं होगा शायद, ये शेयर शायद शायद नहीं होगा ये स्क्रीन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको रेशो बताता हूँ। ठीक है, जेआरएफ जो मैंने आपको बताया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। जब आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको वहां पे दूसरा एक ऑप्शन दिखता है कि अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली एंड अप्लाई फॉर द जेआरएफ ऑल्सो। ठीक है, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वहां पे आपको यहाँ पे मतलब जेआरएफ अगर आप वहां पे मिलता है आपको, तो मंथली आपको नियर अबाउट 40,000 रुपीज। ठीक है, 35,000 होता है, और उसमें से आपको कुछ मतलब अलाउंसेस भी होते हैं। ठीक है, मतलब आपको कहीं कहीं पे मतलब कोई आर्टिकल पब्लिश करने जाना है, ठीक है, तो आपको उसके लिए अलाउंसेस मिलते हैं, या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, मतलब आपने कहीं पे कोई आर्टिकल लिखा है तो उसके अलाउंसेस मिलते हैं। मतलब 8%, ये 35,000 का 8% वहां पे अलग से मिलता है, मतलब बाकी खर्चा के लिए, खर्चों के लिए। ठीक है, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर आप दिसंबर 2019 का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 21,000 लोगों ने वहां पे एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा था। ठीक है, उसमें से 5,000 लोग तो जाते ही नहीं है, तो 15,930 लोगों ने वहां पे क्या किया, एक्चुअली वहां पे नेट एग्जामिनेशन लॉ के एग्जामिनेशन के लिए वो
वहां पे जाके उन्होंने अपीयर कर दिया। उसके बाद में 1380 स्टूडेंट वहां पे क्वालिफाई हो पाए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, और ये 1380 जो है उनमें से 103 लोगों को जेआरएफ मिला, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, मतलब आपको ये रेशो ऐसा दिखेगा कि जितने भी लोग वहां पे एग्जामिनेशन देते हैं उनमें से नियर अबाउट 9% लोग जो है उनको नेट क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, 15,000 लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है तो 1380 लोगों को जो पहले टॉपर रहेंगे 1380, ठीक है, उनको वहां पे क्वालिफाई किया जाएगा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, और उसमें से एक 10% अगर आप देखोगे, ठीक है, तो उसको 103 लोगों को वहां पे जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपको मिल गया तो आप पीएचडी के लिए वहां पे एनरोल हो सकते हैं, और जब आप पीएचडी के लिए एनरोल हो जाएंगे तो आपको मंथली नियर अबाउट 40,000 रुपीज आपको वहां पे मतलब एक फेलोशिप आपको दिया जाता है। ठीक है, जो भी रिसर्च आप करना चाहते हैं उस रिसर्च के लिए आपको फेलोशिप दिया जाता है। अभी ये रिसर्च अगर आप किसी मतलब रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशन जैसे आप डिपार्टमेंट ऑफ लॉ सावित्रीबाई फुले में अगर आप ये रिसर्च फेलोशिप अगर आप लोगे वहां पे, तो वो आपको वहां पे वो कंपलसरी जाना पड़ेगा, वो कंपलसरी आपसे वो चीजें करवा लेंगे। ये मतलब परफेक्टली वहां पे होता है। मगर कुछ ऐसे रिसर्च सेंटर रहेंगे जहाँ पे आप बस आपका एनरोल होना है, आपका पीएचडी चलता रहेगा, जिस तरह से लोगों का पीएचडी चलता है, और वो बाकी में कोई जजेस जुडिशरी का काम करते हैं, लॉयर से तो प्रैक्टिस का काम करते हैं। अगर आपको किसी यूपीएससी के एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना है तो वो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को आप उस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नियर अबाउट 3 साल के लिए आपको मतलब 40,000 रुपीज महीना मंथली ये लोग क्या कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलता है। रिसर्च फेलोशिप आप जिसको बोलते हैं, ये रिसर्च फेलोशिप आपको वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को बस क्रैक करना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, इससे आगे भी चल के आपको जो है यहाँ पे एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी आपको मिलना चाहिए। इसके लिए आपको वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। ठीक है, और ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप इस मतलब बस ऐसे ही जाएंगे और ऐसे पास होने लोगों वालों को कभी भी नहीं मिलता है। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलने के लिए आपको, जो मैं यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि ये श्योर पार्ट है, इसका एमसीक्यू आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एमसीक्यू है, ठीक है, परफेक्टली बेयर एक्ट है। तो बेयर एक्ट ऐसा है कि मतलब हमें पता है कि उसमें क्या पूछने वाले हैं, तो हम अगर हमें पता है तो इस तरह इसका ऊपर का एमसीक्यू हमारा कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। ठीक है, और ये सारे जो लॉज है 24 लॉज जो है, एक बेसिक स्ट्रैटेजी होता है। मतलब मैंने जो पीछे के जो सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं उनमें मैंने देखा है कि जो भी ऐसे छोटे छोटे लॉज इस मतलब एग्जामिनेशन के लिए है, मतलब नेट एग्जामिनेशन के लिए है, इन सारे लॉज के ऊपर आपको एक एक सवाल दिखेगा, एक सवाल या दो सवाल इनके ऊपर पूछे जाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट अगर आप मतलब परफेक्टली करते हो, ठीक है, परफेक्टली मतलब ऐसा करना है कि उसका एकदम छानबीन करके करना है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट उसमें ऐसे थोड़ा छोटा सा प्रोविजन वगैरह पढ़ के नहीं चलता है। तो सारा का सारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अगर आप परफेक्टली करते हो तो 2 मार्क आपके कंप्लीटली श्योर हो जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से मतलब हमें खुद में ऐसे एडिशन करके चलना है। ठीक है, अभी ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट वगैरह ऐसे लॉज है, ये जो मैंने आपको 24 लॉज का लिस्ट दिया है, ये 15,000 लोग जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए एक्चुअली अपियर होते हैं, इनमें से नियर अबाउट 8,000 या 9,000 लोग ये 24 लॉज की तरफ जाते ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये 24 लॉज का लिस्ट जब अगर वो निकालते भी हैं तो ये लिस्ट देख के बस भाग जाते हैं। ठीक है, तो इन 24 लॉज को हमें जो है यहाँ पे हमारा एडिशन समझ के चलना है। ठीक है, मतलब ये हमारे ऊपर हमारे स्कोर में एडिशन करके हमें इन लॉज के ऊपर से स्कोर करके हमें यूजीसी नेट जेआरएफ तक वहां पे आप वहां पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि ये 2019 मतलब दिसंबर का जो स्कोर आप देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 57% का मेरिट लगा था। ठीक है, 57% मार्क आपको चाहिए थे इसमें, और अगर आपको जेआरएफ चाहिए वहां पे तो जेआरएफ का 64% के ऊपर मेरिट लगा था। ठीक है, मतलब अगर आपको 64% मिलते हैं ये दोनों पेपर में तो आप जेआरएफ के लिए आप वहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते थे। अभी एक कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, ओबीसी के लिए बस 52% लगा था मेरिट। ठीक है, 52% मेरिट में आप वहाँ पे मतलब नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो सकते थे, मगर जेआरएफ का जो मेरिट था वो 61% था। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए अगर आप देखोगे तो 49% था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ये मतलब जेआरएफ अगर आपको चाहिए तो 57% चाहिए। ठीक है, एसटी के लिए अगर आप देखोगे तो 48% अगर आपको मिलते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको 56% मिलते हैं तो आप जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं, अगर आप शेड्यूल ट्राइब कास्ट से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया मतलब बड़ा है।
ठीक है, सोच लीजिए कि अगर आपको 3 साल के लिए भी अगर आपको 40,000 रुपीज पर मंथ ऐसा पैसा मिलता है, ठीक है, तो फिर भी आप जो है 3 साल में खुद को कहीं ना कहीं पे आप डेफिनेटली सेटल कर पाओगे। ठीक है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को जब आप मतलब इस एग्जामिनेशन को आप देखते हो तो आपको कई निगेटिव चीजें भी आपके सामने आ सकती है। मतलब कोई आपको बोलेगा कि भाई इतने सारे पैसे लेने के बावजूद आपको जॉब ही नहीं दिया देंगे, मतलब 30 लाख रुपीज का रेट चल रहा है, 35 लाख रुपीज का रेट चल रहा है। इन बातों के ऊपर आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बिल्कुल भी इन बातों के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है, मेरा LLM कंप्लीट होने के बाद में इमिडिएटली मेरे हाथ में क्या हो सकता है। ठीक है, और ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है आपको इमिडिएटली वहां पे कुछ ना कुछ आपका मतलब स्टाइपेंड आपको शुरू हो जाएगा। पुणे में आप किसी भी लॉ कॉलेज में मतलब आपका CV अगर आप देते हो तो पुणे का कोई भी लॉ कॉलेज अगर आपको हायर करता है, ठीक है, इवन पीरियड बेसिस पे भी अगर आपको हायर करता है तो भी आपका नियर अबाउट 25,000 30,000 जो है आप वहां पे अर्न कर पाओगे। ठीक है, मतलब आप फॉर श्योर अर्न कर पाओगे। और आज का सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट वहां पे बहुत सारे निकाले जाते हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में ऐसा कोई मतलब 20 लाख 25 लाख ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और कितने सारे कॉलेजेस आपको दिखेंगे मतलब जहाँ पे आपको ऐसे कोई भी पैसे वगैरह नहीं मांगेगा, बस उन्हें वहाँ पे क्वालिटी चाहिए। ठीक है, वो क्वालिटी हमें वहाँ पे हमारे ऊपर मतलब हम कैसे खुद में डेवलप कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे डेवलप करना है। ये जो कोर्स रहेगा इसमें बस आपको मतलब ये 24 लॉज पढ़ाऊंगा और इसके बावजूद जो भी जूरिस्प्रूडेंस है, उसके बाद लॉ ऑफ क्राइम का जो है जो भी IPC का पार्ट है, ठीक है, इसको हम इतना बाय हार्टली करने वाले हैं कि इसके ऊपर कोई MCQ गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये परफेक्टली कंप्लीटली हर एक सवाल इसमें से आना चाहिए आपको। ठीक है, ये इतना श्योर पार्ट है, इसमें 10 सवाल पूछेंगे तो 10 के 10 सवाल आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस तरीके से। उसके बाद में लॉ ऑफ टॉट जो है, ये लॉ ऑफ टॉट में भी कुछ ऐसी रिकॉग्नाइज चीजें हैं। मतलब कोई भी लॉ ऑफ टॉट का प्रोफेसर जब उसको पेपर निकालने के लिए बोलेंगे तो वो भी जो है मतलब इसमें भी आप देखोगे आपको एक नियर अबाउट 20-25 केस लॉज आपको मिलेंगे। ये 20-25 केस लॉज हमेशा यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ने बार बार पूछे हैं। ठीक है, तो हम इन केस लॉज को भी वहाँ पे देखेंगे, इन केस लॉज का लिस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको किस तरह से याद रखते हैं उस तरह से सारे के सारे पॉइंट्स बना के इन केस लॉज का हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये जो हर एक कंसेप्ट मतलब कुछ ऐसे केस लॉज है लॉ ऑफ टॉट में जिनसे ये नए नए टॉट सामने आए हैं। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ टॉट को जो पिजन होल थ्योरी है, ठीक है, सॉलमन ने जो बताया था कि लॉ ऑफ टॉट है या लॉ ऑफ टॉट्स है। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट अगर आप बोलोगे तो इसमें नए टॉट्स आने के लिए भी चांसेस है। ठीक है, नया अगर कोई टॉट डेवलप होता है तो वो भी वहां पे आ सकता है। मगर जब आप लॉ ऑफ टॉट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, टॉट्स मतलब आगे ये अगर आप यस लगाते हैं तो स्पेसिफिक प्रकार की लिस्ट है, निग्लिजेंस है, न्यूसेंस है, ट्रेसपास है, डिफामेशन है, इनके अलावा कोई भी वहां पे टॉट नहीं है। तो ऐसे जो कुछ मतलब जो प्रिंसिपल्स बाहर आए हैं, जो भी नए टॉट सामने आए हैं, ऐसे कुछ केस लॉ जो है, ठीक है, जैसे ग्रोसर कॉमर्स स्कूल का केस लॉ हो गया, ठीक है, मतलब एसबीआई वर्सेस वाइट का केस लॉ हो गया, ठीक है, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का हो गया। तो ऐसे कुछ लैंडमार्क केस लॉ जो है नियर अबाउट 20-25 निकलेंगे बस। इन केस लॉज को आपको दिखेगा, ये जो हम लिस्ट लिखेंगे 20-25 केस लॉज का, तो आप पीछे की कोई भी क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लेना, 90% उन्हीं केस लॉज के ऊपर आपको सवाल वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये टॉट को हमें उस तरीके से वहां पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उसके बाद में ये जो लॉज है इनका तो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया। उसके बाद में कमर्शियल लॉज में भी जो कुछ इनैक्टमेंट्स है उनका भी स्ट्रैटेजी आपको मैंने बता दिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स का हो गया, ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का हो गया, पार्टनरशिप का हो गया। उसके बाद में फैमिली लॉ जो है, फैमिली लॉज में भी आपको देखेगा, सपोज मैं एग्जामिनर हूँ, ठीक है, अभी मैं एग्जामिनर हूँ, मुझे पेपर निकालना है, मैं फैमिली लॉ का प्रोफेसर हूँ। तो जब भी मुझे कोई बोलता है कि भाई सर आप ये फैमिली लॉ का सिलेबस है, इसके ऊपर आप पेपर निकालो, ठीक है, तो मेरा सबसे पहले मतलब अभी ये जो है मैंने पीछे के सारे क्वेश्चंस पेपर देख के ये एनालिसिस किया है। और मैंने खुद ने भी आज तक जितने LLM के CET के पेपर बनाए हैं या फिर हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर बनाए हैं, तो एक ही लॉजिक होता है कि भाई जहां कहाँ पे बेरक मिलता है उसके ऊपर सवाल पूछने का चांसेस वहां पे ज्यादा होता है। एक श्योरिटी स्टूडेंट को भी होता है और टीचर को भी होता है कि मैं एकदम से सिलेबस में पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट अगर हो गया, मेंटेनेंस का एक्ट हो गया, या फिर मतलब एडॉप्शन एंड गार्डियनशिप के बारे में का लॉ हो गया, तो ये जो लॉ है इनके ऊपर आपको दिखेगा कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन फैमिली लॉ के जो है नियर अबाउट 5 to 4 जो क्वेश्चन है वो उन बेयर टेक्स्ट पे ही पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो पार्ट होता है मतलब विल हो गया, गिफ्ट, अभी विल का भी पार्ट मतलब इसमें आ जाएगा, सक्सेशन एक्ट में बहुत सारा पार्ट आ जाएगा।
ठीक है, वो भी लॉ हम वहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा जो भी चीज होती है, मतलब मुस्लिम लॉ को अगर आप देखोगे, जो मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम लॉ जो अनकोडिफाइड है, ठीक है, इसको आप कितना भी ज्यादा प्रिपेयर करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसी वर्डिंग मतलब अगर ऐसे सवाल आपको दिखेंगे जो आपको मतलब आप वहाँ पे उसमें स्कोर नहीं कर सकते। तो ये फैमिली लॉ में जो भी जो स्कोरिंग पार्ट है, इसको हमें इतना मतलब स्ट्रांगली करना है, एज इसलिए ऐसा करना है कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। और बाकी का जो पार्ट होता है, मतलब जो ऐसा पार्ट जिसमें आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, उसको हमें एक कंसेप्चुअल आइडिया लेना है। और कंसेप्चुअल आइडिया लेने के बाद इसके ऊपर जब भी सवाल पूछे जाएंगे तो हमारा एक जो एक लीगल सेंस काम करेगा, ठीक है, मतलब जिसको आप प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं, नॉर्मली जिसको आप प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं, उसको आप हमारे लॉ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, मैं उसको लीगल सेंस बोलता हूँ। तो ये लीगल सेंस जो है हमारा, इस लीगल सेंस की वजह से हमें क्या करना है, वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब 90% राइट आना चाहिए, 10% अगर गलत भी होता है तो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें उन सवालों को, मतलब जो अनश्योर पार्ट के सवाल है, उन्हें हमें वहां पे कवर करना है। उसके बाद एनवायरमेंटल लॉ को अगर आप देखोगे तो एनवायरमेंटल लॉ को जो है मतलब एनवायरमेंटल लॉ में भी कुछ ऐसे लॉज हैं, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट राइट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, और इनमें एक लिस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस है, मैंने एक लिस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस निकाली है, मतलब जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई है। ये कॉन्फ्रेंस कौन से साल में हुई थी, कौन सी सिटी में हुई थी, और इसका पीछे का पर्पस क्या था, और इसमें लैंडमार्क क्या था, ऐसा क्या हुआ था उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब कंसिडर किया जाता है। तो ये ऐसा बड़ा लिस्ट निकाला है, तो ये लिस्ट हमारे पास होना चाहिए, उसको हमें बार बार रीड करना चाहिए। और ये लिस्ट को जो है, इसका इस लिस्ट का जो पेज नंबर आपके नोटबुक में रहेगा, वो पेज नंबर आपके फर्स्ट पेज पे होना चाहिए, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन को जाने के लिए जो पहले 2 घंटे रहेंगे, ठीक है, उन 2 घंटों में क्या आपको करना है, ये प्रिपरेशन हमें हमारे ये कोर्स में करना चाहिए, ठीक है, तभी आप वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। मैं हूँ या मैं मतलब मैंने इतनी ये मैं अगर बोलता हूँ कि मैंने आईपीसी बहुत बार पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट बहुत बार पढ़ा है, तो फिर भी मेरे दिमाग को भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। भले ही आपका जूरिस्प्रूडेंस का प्रोफेसर भी अगर वहाँ पे एग्जाम में, मतलब उसको एकदम से एग्जाम में बिठा दिया जाएगा, तो वो भी वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसे लगेगा कि यार कहीं तो पढ़ा है याद नहीं आ रहा है, कहीं तो पढ़ा है याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें ये बार बार रीड करना चाहिए। और जो आखिरी के 2 घंटे है, या फिर कल जो एग्जाम के लास्ट वाला जो दिन है, उस दिन में हमें क्या पढ़ना है, ये हमें अभी प्लान करना होता है, ठीक है। अगर ये इतना प्लानिंग अगर आपका हो गया, तो जेआरएफ आपको मिलना, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इतना इतना प्रिपेयर करता होगा यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन के लिए। आप में से भी कितने लोग हैं जिन्होंने ये प्रायोरिटी के लिए देखा, ठीक है, मतलब इतना लोग इसको प्रायोरिटी के लिए, मतलब प्रायोरिटी के बेसिस पे नहीं करते हैं। जिसका फादर प्रोफेसर है, जिसका मदर प्रोफेसर है, बस वो लोग इसको इतना ज्यादा सीरियसली करेंगे। मगर बाकी के लोग जो है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अगर आप देखोगे, तो इतना सीरियसली इसको कोई नहीं करता है, जेआरएफ और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को। अगर कोई नहीं करता है, हम अगर करते हैं, तो हम सबसे मतलब इन सबसे आगे वहां पे कहीं ना कहीं पे आप वहां पे आगे रह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया एनवायरमेंटल का। और ये ग्रुप राइट्स में इनके कुछ कन्वेंशन हैं, वुमेन राइट के कन्वेंशन है, चिल्ड्रंस के कन्वेंशन है, पर्सनल डिसेबिलिटी के कन्वेंशन है। इन कन्वेंशन का एक क्रक्स हमें हमारे पास होना चाहिए, स्पेसिफिक कौन से कन्वेंशन में क्या रूल है, इतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। मगर क्या कन्वेंशन है, एक जैसा मैंने आपको बताया कि एक एक चीज आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करते वक्त, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ठीक है। ये यूपीएससी का जो स्ट्रेटेजी है, ये आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। इसको अगर जब भी आप भूल जाओगे और आप किसी एक चीज के पीछे पड़ जाओगे, तो बस उसी में अड़े रह जाओगे, बाकी का पोर्शन आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। ग्रुप राइट्स में वुमेन कन्वेंशन को देखते रहोगे तो बस वही रह जाओगे। ये एक मार्क को पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। पूछा या नहीं पूछा ये भी मतलब आप जो भी आपको स्कोर करना चाहिए, वो आपका स्कोर आप वहाँ पे आखिरी तक वहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो ये एक चीज वहाँ पे हो गया। उसके बाद में जो आपका ये 9th वाला चैप्टर है, ये नया मतलब सिलेबस में आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लॉ। लेबर लॉज को हटाया दिया गया है, ठीक है। मतलब अभी गवर्नमेंट भी नहीं चाहते है कि भाई लोग जो है लेबर लॉज के बारे में पढ़े, ठीक है। लेबर लॉज बहुत सारा अमेंडमेंट भी उसमें किया है, मगर वो अभी यहाँ पे आपको सिलेबस में देखना है नहीं है। जो 4 लेबर कोड बनाया है, तो वो मतलब यहाँ पे सिलेबस में होता तो एक अच्छा यहाँ पे होता, मगर यहाँ पे नहीं है। तो ये पेटेंट का लॉज है, ये पेटेंट का लॉज भी पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। ये इसमें जो प्रोसीजर है, मतलब पेटेंटेबिलिटी कैसे बनता है, प्रोसीजर क्या है पेटेंट ग्रांट करने का, लिमिटेशंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या है जिसमें पेटेंट आप ये नहीं कर सकते, और उसका इम्प्रिजनमेंट एंड रेमेडीज क्या होता है, ठीक है। किसी का इम्प्रिजनमेंट होता है तो उसको रेमेडीज क्या होता है, ये बस चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। बायोडाइवर्सिटी का भी एक लॉ है, ठीक है, ये रह गया हमारा इसमें इंक्लूड करने का, 24 लॉज में उसका एक नाम रहेगा, तो वो भी हमें वहाँ पे देखना है कि किस प्रकार से ये होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ में डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का कंसेप्ट,
और ये जो ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर रिकॉर्ड्स वगैरह है, बस इतना ही देखना है। इसके अलावा कितना भी वहाँ पे देखोगे तो आप एक ऑफेंसेस का पार्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ नीचे है, वही सोच रहा मैं ये कहाँ के चला गया। तो साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन है, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉस का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये ऑफेंसेस का पार्ट है, हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लॉ में देखना है। उसके बाद में लास्ट वाला जो चैप्टर है, ये लास्ट वाला चैप्टर भी, इसमें कुछ श्योर पार्ट है, कुछ अनश्योर पार्ट है। इसमें आप अम्बुड्समैन अगर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख तो रहा है अम्बुड्समैन स्वीडन यूके इंडिया, मगर इसके ऊपर अगर आप मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए बोलोगे तो मैं जाहिर सी बात है मैं कहाँ पे चला जाऊंगा, लोकपाल के हमारे इनैक्टमेंट में चला जाऊंगा। इसके ऊपर आपको कितने सारे सवाल दिखेंगे जो लोकपाल के इनैक्टमेंट में पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे बताया गया है कि भाई सर जो है आप ये यूजीसी नेट सेट के ये 10 क्वेश्चन आपको निकालने हैं और ये 10 क्वेश्चन आप जो है ऐसे ऐसे बनाओ, ठीक है, मतलब स्वीडन और यूके के रिलेशन के ऊपर बनाओ, तो मैं भी सोच में पड़ जाऊंगा कि स्वीडन और यूके के रिलेशन के ऊपर क्या सवाल बनाने हैं, ठीक है। तो हम बस आइडिया लेंगे कि स्वीडन में कैसा कंसेप्ट है, यूके में कैसा कंसेप्ट है, इंडिया में कैसा कंसेप्ट है। तो अगर इन रिलेशन के ऊपर बनाना है सवाल, तो मैं कैसा भी सवाल क्यों ना बनाऊं, अगर आपको स्वीडन के लिए आप क्लियर है, यूके के लिए क्लियर है, इंडिया के लिए क्लियर है, तो आपका एक लीगल सेंस जो है काम करेगा यहाँ पे और आप उस सवाल को आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ये लीगल सेंस काम करने के लिए बस हमें ये कंसेप्ट को समझना है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। तो हर कंट्री में ये किस प्रकार का प्रोसीजर है, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, समझना है। सेपरेशन ऑफ पावर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, आपको कितने सारे कॉलेजेस आप जहाँ पे देखोगे एलएलएम के आपके कितने सारे मतलब जहाँ कहाँ पे आपने एलएलएम किया है, तो आपने देखा होगा कि आपको कंपैरेटिव पब्लिक लॉ सब्जेक्ट तो होता है, मगर टीचर जब पढ़ाता है तो बहुत सारे टीचर्स तो है ऐसे ही पढ़ाते हैं, बस मतलब मॉडल ऑफ फेडरलिज्म पढ़ा रहे, इंडिया का ही ज्यादातर पढ़ाते हैं, बाकी कंट्रीज की तरफ जाते ही नहीं, कंपैरेटिवली कुछ पढ़ाते ही नहीं है। रूल ऑफ लॉ पढ़ा रहे, इंडिया का ही पढ़ाते हैं, बाकी कहीं पे और जाते नहीं है, ठीक है। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के जो पेपर जो बनाने वाले लोग भी होते हैं, कोई भी हर कोई जो है इंडिया का ही है, ठीक है। आप देखोगे तो ज्यादातर उसका जो मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड जो होता है वो इंडिया के सिस्टम पे ही होता है। वो ज्यादातर इतना बोलेगा कि हाउ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, ठीक है। तो इंडिया का ही जो सिस्टम है इसके ऊपर आपको सवाल ज्यादातर दिखेंगे। पीछे वाले आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, यूजीसी नेट के भी देख लीजिए, सेट के भी देख लीजिए, ठीक है। बनाने वाले जो क्वेश्चन बनाते हैं, लोकपाल एक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल एक नया क्वेश्चन लोकपाल एक्ट पे वहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। एक आध साल का गैप होगा तो एक ना एक ऐसे सवाल आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये भी लॉ जो है हमें हमारे 24 लॉज में वहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। मैंने आप आज बस आपको एक स्ट्रैटेजी बताने का बताया है कि हम इसको किस प्रकार से कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये किस प्रकार से कवर करेंगे तो कवर हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया, बेसिक एक स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है। ये 3 महीने का कोर्स मतलब कोर्स में जब तक आप ये क्लियर नहीं करते एग्जाम, तब तक आपको याद रखना है, जैक ऑफ नन जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। किसी भी चीज के बारे में अगर आप मास्टर नहीं हो तो चलेगा, मगर हर चीज के बारे में जो है आपको वहां पे, ठीक है, आपको एक परफेक्टली आइडिया वहां पे होना ही चाहिए, तभी जाके आप इस एग्जामिनेशन को वहां पे क्रैक कर सकते हो। ये यूपीएससी का टेक्निक मतलब टेक्निक है जो यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। यूपीएससी में भी जब आप लॉ पेपर का सिलेबस देखोगे तो यही सिलेबस आपको देखेगा। प्रोसीजरल लॉज को बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, यूडेंस एक्ट, ये ऐसे प्रोसीजरल लॉज को नहीं रखते। यूपीएससी में भी आईपीसी देखेगा, लॉ ऑफ क्राइम देखेगा, टॉर्ट देखेगा, ठीक है। ऐसे लॉज आपको वहां पे देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी देखेगा, या फिर जनरल मतलब जो भी करंट अफेयर्स वगैरह रहते हैं वो भी आपको देखेंगे, मगर स्पेसिफिकली प्रोसीजरल लॉज वगैरह ये सारी चीजें आपको वहाँ पे नहीं दिखेंगी। और वो भी जो सवाल पूछते हैं जनरलाइज सवाल पूछते हैं, ठीक है। उस तरीके से हमें इस सबको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको बस यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बताने का मतलब प्रयास किया है। कल एक थोड़ा सा हमारे एक सर का मतलब हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में साथ थे अजिंक्य वाघमारे सर, ठीक है। तो उनका थोड़ा सा शादी है, तो कल थोड़ा सा मुझे पुणे जाना पड़ रहा है, तो कल का थोड़ा सा हमारा लेक्चर नहीं रहेगा। और परसों से जो है हम जहाँ पे मतलब ये छोटे जो लॉज है मैं इसका लिस्ट आपको दूंगा। आप कल क्या कर लेना, इन सारे लॉज का जो है एक पीडीएफ निकाल के ऐसा बाइंडिंग बना के रखना, ठीक है। मतलब ये जो है जब तक आप एग्जाम क्रैक करते हो तब तक ये आपके साथ रहने वाला है, ठीक है। उसमें आप जो भी साइड में वगैरह लिखने वाले, जो भी मैं आपको एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ, इसमें जो हम ट्रिक्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे बनाना है मतलब बाइबल की तरह बनाना है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और एक अलग एक आपका नोटबुक वहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। नोटबुक में भी सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं और उस इसमें भी आपकी सारी चीजें रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये बस आपको कल के लिए मतलब आपको कल के लिए ये काम करके रखना है, ठीक है। परसों का जो लेक्चर रहेगा
इसमें हम शुरुआत जो है हमारी मतलब लॉ ऑफ क्राइम से हम शुरुआत करेंगे। लॉ ऑफ क्राइम जो है या फिर कॉन्ट्रा मतलब जो भी श्योर पार्ट है जिसमें हम फॉर श्योर बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर नेट एग्जामिनेशन का डेट भी पहले आता है तो ये श्योर पार्ट तो एटलीस्ट हमारा सारा का सारा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, श्योर पार्ट मतलब डेट अगर अर्लियर आता है तो सेट एग्जामिनेशन की डेट तक हम सारा का सारा खत्म कर देंगे, क्योंकि संडे का इसमें दिन में हमारा थोड़ा सा दोपहर में भी हम सेशन लेंगे और ये शाम वाला तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेशन लेंगे तो संडे को ये सारा पार्ट हम वहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ सवाल है इसमें और कुछ हम क्या करने वाले हैं ऐसा कुछ के बारे में? ठीक है, हमारे टेस्ट सीरीज भी रहेंगे इसके ऊपर, जो भी पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे उसके ऊपर हमारे हम टेस्ट सीरीज भी लेते रहेंगे बीच में। ठीक है, आप बाद में भी मतलब वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बाकी का जो चीज़ें हम क्या करेंगे हमारे परसों के लेक्चर में देखेंगे।